हमें अपनी कमी को नहीं देख बल्कि अपने कमी को ताकत बनाकर आगे बढ़ना है, जैसे लुई ब्रेल ने किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी। कैसे हो आप सब? मेरा आज का विषय है पाइनस। पाइनस एक साइंटिफिक नेम है। इसका कॉमन नेम पाइन ट्री है, जो एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। इससे पहले मैंने आपको साइकस पढ़ाया था, जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट था। आज मैं आपको पाइनस पढ़ाऊंगी, जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। तो इसका कॉमन नेम पाइन ट्री है। पहले ये समझते हैं कि इसे पाइन ट्री क्यों कहते हैं। फ्रेंड्स, पाइनस के स्टेम पर ड्वार्फ सूट होता है ना? यानी छोटी ब्रांच निकली होती है। छोटी ब्रांच के ऊपर यहाँ लिप्स निकले होते हैं। ये लिप्स पतले पतले लंबे, है ना, नीडिल जैसे होते हैं। इसलिए इसे पाइन ट्री कहते हैं फ्रेंड्स। अगर इसके हैबिटेट की बात करें, यानी इसका आवास कैसा है, कैसे जगह पे ये रहते हैं, तो ये हिली एरिया में रहना पसंद करते हैं, जैसे शिमला, नैनीताल, कश्मीर में रहना पसंद करते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। अब हैबिट की बात करूं कि इस प्लांट का स्वभाव कैसा है, तो ये टॉल है, काफी टॉल है। ग्रीन कलर का होता है और ये कोनिकल ट्री है, यानी कि कोन्स बनाते हैं। अगर इनकी हाइट की बात करूं, तो हाइट जो है 10 to 50 मीटर है। लेकिन साइकस की हाइट कितनी थी? 1.5 मीटर to 10 मीटर। साइकस के कंपेयर यहाँ इसकी हाइट बहुत बढ़ गई। अगर इसमें ब्रांच्ड है, इसके स्टेम जो है ब्रांच्ड है। बट साइकस के केस में ऐसा नहीं था। लाइफ स्पेन की बात करें, तो यानी जीवन काल, तो 100 to 200 ईयर्स है। अब रूट की बात करती हूँ। इसमें टैप रूट है, जो साइकस में भी था। लेकिन साइकस में रूट के साथ एना बीना, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी रहती थी, जो एयर से नाइट्रोजन को लेकर उसे तोड़कर ये साइकस के प्लांट को देती थी। लेकिन यहाँ टैप रूट है, और यहाँ टैप रूट के साथ माइकोराइजल रूट प्रेजेंट है। यानी इसके रूट में फंगस है। इसके रूट में क्या है? फंगस है। तो फंगस इसके रूट के साथ रहता है, और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके स्पाइनस के प्लांट को देता है। तो फ्रेंड्स, ये बताइए, ये जो पाइनस है, ये वाटर क्यों, मतलब वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके इस पाइनस के प्लांट को देता है? क्यों देता है? क्या ये प्लांट वाटर और मिनरल्स खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ठंडे, मतलब हिली एरिया में रहना पसंद करते हैं, जैसे शिमला, नैनीताल और कश्मीर में। तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने की वजह से वहाँ जो वहाँ जो पानी है, पानी बर्फ बन जाता है। तो सॉइल के अंदर से ये प्लांट जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेते तो हैं, लेकिन उस मात्रा में ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ये फंगस ये इनकी मदद करता है। फंगस अपना हाइफी बनाता है, और हाइफी से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ये पाइनस के प्लांट को दे देता है। यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। पाइनस इसे रहने के लिए घर दे देता है, और ये वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके सॉइल से ये पाइनस के प्लांट को दे देता है। सॉरी। अगर स्टेम की बात करें, तो इसका स्टेम जो है इरेक्ट है और ब्रांच्ड है। यहाँ दो टाइप के ब्रांच मिलेंगे, एक लॉन्ग सूट और दूसरा ड्वार्फ सूट। लॉन्ग सूट, यहाँ डिवीजन, यहाँ ग्रोथ बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से इसकी हाइट जो है 10 to 50 मीटर बढ़ गई है लॉन्ग सूट पे। और जो ड्वार्फ सूट है, यहाँ छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती हैं, और उस ब्रांच के पास, ब्रांच पर जो है ये लिव्स निकलते हैं।
ये जो पतली-पतली नीडल लाइक जो लीफ है ना, वो ड्वार्फ शूट से निकलती है। तो ये इसके स्टेम हुए। अब लीफ की बात करूँ तो इसमें 2 टाइप के लीफ होते हैं, यानी पाइनस जो है ये डाइमॉर्फिक लीव्स शो करता है। साइकस भी डाइमॉर्फिक लीव्स शो करता था। एक वैसा लीफ जिसे स्केल लीफ कहते हैं, ये स्टेम के ऊपर रहता है, यानी कि ये स्मॉल है और ब्राउन कलर का है। इसकी लाइफ बहुत कम है, ये गिर जाते हैं। बस काम इतना है कि ये स्टेम को प्रोटेक्ट करता है ना? और दूसरा जो है ये फ़ोलिएज लीफ बोलते हैं। यहाँ फ़ोलिएज लीफ बड़े-बड़े, पतले और नीडल जैसे होते हैं, है ना? इसलिए फ़ोलिएज लीफ को नीडल लीव्स भी कहते हैं। ये लॉन्ग है, नीडल लाइक है और ये ड्वार्फ शूट पर क्लस्टर के रूप में निकलते हैं, यानी 2, 3, 5 ग्रुप में ये निकलते हैं। और इनके लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल्स है। स्टोमेटा बहुत अंदर की तरफ धसे हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें कुछ स्पेशल एडेप्टेशन हुआ है। जो डेज़र्ट एरिया में जो प्लांट रहते हैं, वहाँ वो प्लांट जो अपने अंदर एडेप्टेशन लिए हैं, वही एडेप्टेशन यहाँ भी है। यहाँ क्या है, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, इनके जो लिफ हैं, उन इनके लिफ के ऊपर थिक क्यूटिकल है, जो वाटर को लॉस होने से बचाता है, यानी इनकी बॉडी से कम मात्रा में पानी निकलता है। दूसरा एडेप्टेशन ये है कि इनके जो लिफ हैं, वो पतले-पतले नीडल लाइक हो गए, तो स्टोमेटा की संख्या ऑटोमेटिक कम हो गई। जो भी स्टोमेटा है, वो लिफ के अंदर की तरफ धँसे हुए हैं। तो इससे पानी इनकी बॉडी से कम निकलता है। तो ये डेज़र्ट एरिया में जो एडेप्टेशन प्लांट के अंदर हुआ है, वही एडेप्टेशन यहाँ इस पाइनस में भी हुआ है। रीज़न रीज़न ये है कि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ तो बहुत गर्मी और धूप, है ना? बारिश भी नहीं होती, लेकिन यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। ये ठंड पड़ने की वजह से यहाँ जो पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, तो ये प्लांट जो है रूट से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए फंगस है इनके साथ, इनके रूट के साथ, जो इनकी मदद करते हैं। तो ये अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इनमें जो है ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं ये, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन में माइकोराइजल एसोसिएशन है, यानी कि फंगस इनके रूट में रहते हैं, वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ये प्लांट को दे देते हैं और इनके लीव्स पे जो है वो क्यूटिकल है जो वाटर लॉस नहीं होने देता, है ना? तो न्यूट्रिशन की बात करें तो अब न्यूट्रिशन की बात हो गई, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं कि पाइनस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है अंदर से। तो सबसे पहले रूट को लेती हूँ मैं फ्रेंड्स। तो अब इसके रूट में जाइलम कैसे है और किस किस संख्या में है और किस तरह से अरेंज है, आइए समझते हैं। तो यहाँ जो जाइलम है, यानी पाइनस के रूट में जो जाइलम है, वो डाइआर्क टू पॉलीआर्क होता है। अब यहाँ डाइआर्क को समझते हैं, फिर पॉलीआर्क को समझते हैं। डाइआर्क का मतलब होता है 2 जाइलम और पॉलीआर्क का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, यानी बंडल के रूप में जाइलम। तो यहाँ पाइनस में ये जो जाइलम है, वो डाइआर्क टू पॉलीआर्क के रूप में अरेंज होता है। यंग पाइनस, जो पाइनस का प्लांट यंग है, जिसकी रूट पतली है, वहाँ डाइआर्क होगा, यानी 2 जाइलम होंगे।
और जो पाइनस का प्लांट ओल्ड हो गया है, तो ओल्ड ओल्ड प्लांट में यानी ओल्ड रूट में पॉलीआर्क होगा, यानी 2 से ज़्यादा जाइलम। वहाँ की रूट मोटी होती है। लेकिन ये अरेंज किस तरह से होते हैं? तो जाइलम जो है ये अरेंज रहता है एक्स आर्क के रूप में। अब एक्स आर्क क्या है? आइए समझते हैं। एक्स एक्स आर्क का मतलब होता है जो ओल्डर जाइलम है, यानी कि जो पुराना जाइलम है, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, और जो नया वाला जाइलम है, ये अंदर की तरफ रहेगा। तो ये एक्स आर के रूप में ये अरेंज रहते हैं। अब इसके रूट की बात हो गई, अब स्टेम की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसके स्टेम में वैस्कुलर बंडल बहुत ही विकसित है, यानी कि जाइलम जो जल को कैरी करता है और फ्लोएम जो फूड को कैरी करता है। ये बहुत विकसित है, ये रिंग के रूप में है। इसके स्टेम में जाइलम और फ्लोएम रिंग के रूप में अरेंज है, और बीच में सेंट्रल पिथ है। फ्रेंड्स, यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम सेल है, जिसकी वजह से इसकी स्टेम जो होती है वो मजबूत होती है और वुड प्रोवाइड प्रोवाइड करती है। ऐसा टेरिडोफाइट्स के केस में नहीं था। तो ये इसका स्टेम हुआ। अब लीफ की बात करते हैं। तो इसके लीफ को नीडल लीफ कहते हैं, क्योंकि नीडल के जैसा दिखता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले एपिडर्मिस आएगा। एपिडर्मिस यानी एपिडर्मिस वाले रीजन में क्यूटिकल आएगा, थिक क्यूटिकल। जो इसके लिप पे मोटी सी जो लेयर है उसे क्यूटिकल कहते हैं, और उसी एपिडर्मिस वाले लेयर में स्टोमेटा आएगा, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, जो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। अब एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस आएगा। एपिडर्मिस के नीचे क्या आएगा? हाइपोडर्मिस आएगा। ये स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान करता है। हाइपोडर्मिस के नीचे एक ऐसा सेल है जो इसके लिफ को मजबूती प्रदान करता है। एस्केलेरन काइमा शेल, ये ये जो है ये लिफ को मजबूती प्रदान करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि इसकी लिफ जो है ये नीडल लाइक है, पतली है, कहीं टूट ना जाए, इसलिए ये इसे मजबूती प्रदान करता है। अब हाइपोडर्मिस के नीचे क्या आएगा? मीजोफिल आएगा। मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ 2 रेजिन्स हैं। अब लिफ की बात हो गई। अब फ्रेंड्स चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल को समझते हैं। तो पाइनस का जो प्लांट है ये मोनोसियस है। मोनोसियस यानी कि मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट पर रहते हैं, है ना? लेकिन साइकस के केस में क्या था? मेल और फीमेल दोनों अलग-अलग प्लांट पर, लेकिन यहाँ एक ही प्लांट पर रहते हैं। तो आइए पहले इसके मेल कोन को समझते हैं, फिर फीमेल कोन को समझते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन कैसे हुआ, फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे हुआ, एक-एक करके समझते हैं। तो पाइनस का जो मेल कोन है, मेल कोन ये छोटा होता है, स्मॉल होता है, और क्लस्टर के रूप में यानी ग्रुप में ये निकलता है। कहाँ निकलता है? जहाँ ड्वार्फ शूट है, छोटी ब्रांच जहाँ स्टेम से निकली है, वहाँ ये कोन्स निकलते हैं, ड्वार्फ शूट पर। और हर कोन यानी कि हर कोन के अंदर बहुत सारा माइक्रोस्पोरोफिल्स है, यानी कोन के अंदर क्या है? बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल है, और हर माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर पॉलन सैक है, जो नीचे की तरफ बनते हैं। यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर पॉलन सैक है, और पॉलन सैक क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन, जो बहुत हल्की होती है। हवा से उड़कर ये वहां चली जाएगी जहां फीमेल कोन है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ इस पॉलन ग्रेन को ड्रॉप करती हूँ।
उसके बाद मैं फीमेल कोन को पढ़ती हूँ। फीमेल कोन पढ़ने के बाद फिर मैं बताऊँगी पोलन ग्रेन कैसे हवा से उड़कर ये फीमेल कोन के पास गया। तो मेल कोन हो गया, अब फीमेल कोन। फीमेल कोन ये लार्ज होता है, ये लार्ज कोन है और ये भी ग्रुप में बनते हैं, यानी 2-4 के ग्रुप में बनते हैं। हर कोन के अंदर यानी कि हर फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोरोफिल है। क्या है? मेगास्पोरोफिल। और हर मेगास्पोरोफिल के अंदर 2 ओव्यूल है। ओव्यूल कैसा है? नेकेड है, कोई कवर नहीं है इसके ऊपर, ठीक? अब पॉलिनेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने कहा था ना कि ये पॉलन ग्रेन बहुत हल्के होते हैं और हवा से उड़कर ये वहाँ जाएँगे जहाँ फीमेल कोन है। तो ये हवा से उड़कर गए जहाँ पर फीमेल कोन है। तो पोलन ग्रेन ये ओव्यूल के पास पहुँच गया। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पॉलिनेशन के तुरंत बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यहाँ 1 साल लगते हैं, 1 ईयर का गैप है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ 1 ईयर का गैप लगता है। पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन तुरंत नहीं होता। 1 साल का गैप लगता है। अब 1 साल के बाद यहाँ पॉलन ट्यूब बनने लगते हैं, यानी पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनने लगते हैं और इस पॉलन ट्यूब में जो है मेल गैमीट, मतलब यहाँ से मेल गैमीट निकलता है जो कि नॉन मोटाइल है, यानी यहाँ फ्लैजिला नहीं है। लेकिन साइकस के केस में मेल गैमीट में फ्लैजिला लगा हुआ था, यहाँ फ्लैजिला नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये ट्यूब के माध्यम से होता है ना? फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? ट्यूब के माध्यम से हुआ, जिसे सिफ्नोगेमी कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस थ्रू pollen tube. This process is called सिफ्नोगेमी। अगर डिटेल में बोलूं तो आइए समझते हैं फिर से। जैसे पोलन ट्यूब बना फ्रेंड्स, बाइनस के में पोलन ट्यूब बनते हैं। ये पोलन ट्यूब एंटर कर जाएंगे आर्किगोनियम में, फीमेल पार्ट है, और ये रिलीज करेंगे 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा अंडे के साथ, एग के साथ, और जाइगोट बनाएगा, और दूसरा डीजेनरेट हो जाएगा यानी हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब सीड फॉर्मेशन कैसे होता है आइए समझते हैं। अब जैसे जाइगोट ये डिवीजन करेगा और ये लंबा हो जाएगा, और जाइगोट में दो, यहाँ जाइगोट डिवीजन किया और जाइगोट लंबा हो गया। जाइगोट के अंदर 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक को बोलते हैं सस्पेंसर और दूसरे को बोलेंगे एम्ब्रायो। सस्पेंसर के टॉप पर एम्ब्रायो रहेगा। ये सस्पेंसर क्या करता है? ये इसको फूड न्यूट्रिएंट्स जो भी प्रोवाइड करता है एम्ब्रायो को, है ना? तो सस्पेंसर का ये काम है, ये इस एम्ब्रायो का देखभाल करना और इसे पुश करता है सीड की तरफ। एक मैच्योर सीड बनने में कम से कम 2 साल लगते हैं। मैच्योर सीड बनने में 2 साल लगते हैं। तो सीड स्ट्रक्चर यहाँ मैच्योर सीड बन गया। उसके बाद अब सीड के अंदर क्या-क्या होता है? सीड के अंदर सीड कोट रहेगा, एम्ब्रायो रहेगा और एंडोस्पर्म यानी कि फूड रहेगा। और साथ में यहाँ जो है पाइनस के सीड में विंग्स भी लगे रहते हैं, यहाँ विंग्स लगे रहेंगे।
है ना? तो फिर से समझाती हूँ, सीड कैसा रहता है, सीड के अंदर क्या-क्या होता है? तो सीड के अंदर सीड कोट रहेगा, एम्ब्रायो रहेगा और एंडोस्पर्म जो फूड प्रोवाइड करता है ना? और इसमें विंग्स लगे रहते हैं। तो ये पाइनस का सीड है ना? तो फ्रेंड्स ये पाइनस चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। सो गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।